हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, एंड ऑफ ऑयल प्राइस वॉर। ऑयल प्राइस वॉर जो है वो एंड हो चुकी है। तो ये वॉर के बारे में अगर हम बात करें तो ये वॉर स्टार्ट कैसे होती है, तो 3 साल पहले या फिर कुछ साल पहले की बात आप अगर देखेंगे तो ओपेक और रशिया के बीच में एक डील हुई थी कि हम लोग जो है कंबाइंडली ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम करेंगे, मतलब बहुत कम नहीं लेकिन कम करेंगे ऑयल प्रोडक्शन, और क्या बढ़ाएंगे हमारे ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्रोडक्शन आप लोग कम करेंगे और ऑयल प्राइसेस जो हैं ऑटोमेटिकली क्या होंगे, राइज कर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो वॉर है, अब क्या होता है कि कुछ टाइम से यानी कि 5 वीक्स अप्रॉक्स से जो रशिया है वो यूएई की बात नहीं मान रहा है। ठीक है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, जो कि एक ओपेक का पार्ट है। ठीक है, उसकी बात नहीं मानी है। तो ओपेक ने इसको सबक सिखाने के लिए क्या किया रशिया को, कि अपना ऑयल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया है और प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर दिए थे ऑयल्स के, क्रूड ऑयल के। ठीक है, तो जिससे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आगे क्या बात आती है कि अब फाइनली जो है ये वॉर एंड हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये व्लादिमीर पुतिन और सलमान रशीद जो हैं वो हैंडशेक कर रहे हैं। मल्टी वीक ऑयल लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग हुई थी। ओके, तो आगे बात आती है कि क्या हुआ था, कि अब क्या डील हुई है कि ये जो वॉर थी ये एंड हो चुकी है। अब इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं उनकी बातें हम करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑयल प्राइसेस में जो क्लैश आया था वो हम देख लेते हैं कि ऑयल प्राइसेस आप यहाँ पर देखेंगे। अगर हम 2013 की बात करें तो 2013 में आप देखेंगे कि 110 डॉलर, ठीक है, इतना पर बैरल जो है हमारा प्राइस चल रहा है। देखेंगे आप लोग, ठीक है, कितना ज़्यादा है यहाँ पर। और अगर आप 2020 की बात करें तो 2020 में जो है ये प्राइस जो है अब 20 डॉलर पर बैरल से भी कम होने जा रहा था। ठीक है, इतना इसका जो है वास्ट चेंज आया, आप देख सकते हैं। तो इतना कम जो प्राइजेस हुए हैं वो इसी लड़ाई की वजह से, इनकी जो अनबन चल रही थी इन दोनों के बीच में, उसकी वजह से ये प्राइसेस जो है इतने कम हो गए थे। अब इंडिया ने भी कुछ सपने सजाए भाई कि अब हमें भी कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इतने कम प्राइजेस पे। अब आप देखेंगे इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 80% जो है इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। ठीक है, और 20% जो है वो अपने कंजम्पशन का वो प्रोड्यूस करता है। तो आप देखेंगे कि 80% जब उसको इतने सस्ते दामों में मिलेगा तो ऑब्वियसली जो हमारी पिछले साल का जो हमने एक्सपेंडिचर किया है ऑयल के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हम लोग पिछले साल के अगर हम लोग बजट की बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा सेव कर सकते थे। ठीक है, तो आगे हम लोग इंडिया पर इम्पैक्ट की भी बात करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस डील के रिजल्ट क्या हुए हैं। तो फाइनली ये जो डील हुई है इसमें क्या निर्णय लिया गया है कि ओपेक प्रोडक्शन जो है वो घटाया जाएगा 9.7 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है, इतना प्रोडक्शन जो है ये लोग रिड्यूस कर देंगे और जो ऑयल प्राइसेस है उनको भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फाइनली ये जो है डिसीजन आया है। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप जी जो है बहुत ज़्यादा इस यूनिटी में या फिर इस जो वॉर एंड हुआ है इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ट्रंप जी का। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी का रोल क्यों रहा, क्योंकि भाई आप देखेंगे कि यूएसए जो है वो मोस्ट क्या है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है क्रूड ऑयल का। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब इन लोगों की घमासान युद्ध के दौरान जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, तो कंट्रीज प्रेफर करेंगी जहां पर सस्ता ऑयल मिलेगा वहां से लेना प्रेफर करेंगी। तो यूएस को भी नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जो है ट्रंप जी ने इन लोगों से बात की है और फाइनली जो है ये वॉर एंड हुई और
इसकी वजह से क्या होता है कि अगर प्राइजेस बढ़ेंगे नहीं या फिर घटते जाएंगे तो क्या होगा, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जैसे कि आपकी यूएसए में जो कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, वो भी अपना काम करना बंद कर देंगी जब उनको प्राइजेस सही नहीं मिलेंगे। उनको लेबर को भी अपना सब कुछ देना है, ठीक है, सब कुछ होता है। जैसे कि एक कंपनी में होता है कि सभी को ही अपनी इनकम भी देनी है और उनको अपना खर्चा भी निकालना है, तो उनको सभी को अपना प्रॉफिट देखना होता है। तो वो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं वो भी मना कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जो है आपका पड़ता है। तो फाइनली जो बात आई है कि अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर ये तो थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही हमारा, कि पहले हमने सोचा था कि बहुत ही कम प्राइसेस हैं, अब हम जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी और ओवरऑल द ईयर क्या करेंगे, सारा जो ऑयल है वो सही दामों पे हमें मिलता रहेगा और हमारी जो ओवरऑल सेविंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बाकी कामों में वो जो सेविंग है वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों में ये प्राइस जो है लगा सकते हैं, जो भी हमारा बचेगा, जो सेविंग होगी, ठीक है, बाकी डेवलपमेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वेल, आगे देखते हैं इसके क्या रिजल्ट। तो उससे पहले हम देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ओपेक के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ओपेक के बारे में बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो भी एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, सॉरी, उनका एक ग्रुप है जो कि जो ऑयल प्राइजेस होते हैं वो उसकी मोनोपोली रहती है, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और ये फाउंड कब की गई थी, 1960 में बगदाद इराक में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फाउंड की गई थी, ठीक है। अब क्या है, इसके फाउंडर कौन है, इनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। जुआन पैब्लो पेरेज अल्फोंसो, ठीक है, और अब्दुल्ला तरीकी, ये जो है इनके फाउंडर्स हैं। सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इस टाइम सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे मोहम्मद बरकिंडो, ठीक है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे आपका ये बैंकिंग में हो, क्योंकि ये इकोनॉमी का पार्ट है तो बैंकिंग के लिए भी ज़रूरी है, आपके एसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूरी होते हैं उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट अफेयर का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट हमारी बात आती है, हम लोग कंट्रीज देख लेते हैं जो हमारी ओपेक कंट्रीज हैं। तो यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं जो हमारी ओपेक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया और कॉन्गो, ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला, ये जो है हमारी ओपेक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ हैं जो ओपेक से बाहर आ चुकी हैं, जैसे कि इक्वाडोर और इंडोनेशिया एंड कतार, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये जो ओपेक है यहाँ से बाहर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो आपको सभी पूरी तैयारी रखनी है अपनी। और ओपेक प्लस की बात करें तो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो भी इनकी मीटिंग्स में शामिल हो जाती हैं, जो ये लोग जो भी बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे आपने देखा कि ऑयल प्रोडक्शन घटाना है या फिर प्राइस बढ़ाना है, ये सब इसके लिए जो मीटिंग्स होती हैं, तो कुछ प्लस कंट्रीज जो ओपेक प्लस हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। जैसे आप देखेंगे रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया और मैक्सिको, ओमान, साउथ सूडान, ठीक है। ये जो कंट्रीज आ जाएंगी ये हमारी आ जाएंगी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो कि ओपेक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ओपेक प्लस में ये कंट्रीज आती हैं, ठीक है, ओके। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑयल प्रोडक्शन ओवरऑल द वर्ल्ड कैसे होता है, तो सबसे ज़्यादा आप प्रोडक्शन देखेंगे यूएस से जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 15 बैरल पर डे, 15 ये है मिलियंस में, ठीक है, मिलियंस में 15 मिलियन बैरल जो है पर डे आपका ये प्रोड्यूस करता है। और आप फिर देखेंगे जो है हमारा सऊदी अरेबिया, फिर ये रशिया, ये जो है मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो आप 2.5 मिलियन बैरल जो है ये इंडिया जो है हमारा डेली प्रोड्यूस करता है, तो ये करता है जो कि मेजरली प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। आगे बात आती है कि इंडिया पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्या है। तो इंडिया पे मेजरली इम्पैक्ट हम लोग अगर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों की कैलकुलेशन अगर
देखी जाए तो अगर हम लोग ये जो प्राइस है, ऑयल प्राइस है, वो अगर $50 पर बैरल तक भी जाता है, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 30 बैरल से भी कम चल रहा है, ठीक है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि अचानक जो डील के बाद एकदम प्राइस जो है एकदम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता, यानी कि $40-50 तक ये लोग प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं इतना जल्दी। वेल ये एक एजम्पशन है, बढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर ये $50 पर बैरल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भी हमारी जो सेविंग्स हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर बजट, तो $22 बिलियन जो है अभी भी सेव हो रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है एक सेफ जोन में हैं इस टाइम पे। तो फाइनेंशियल ईयर के बिल में जो है इतनी सेविंग जो है हमारे 2021 तक आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये प्राइजेस इतने बढ़ते हैं, यानी कि $35 पर बैरल अगर बढ़ता है, प्राइस इतना हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो हमारी जो सेविंग्स हैं वो $30 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएंगी, यानी कि अभी भी इंडिया को इतना बड़ा नुकसान नहीं है, ठीक है। तो फाइनली इंडिया को करना क्या चाहिए इस टाइम पर, ये हमारी सबसे बड़ी जो है मेजर इशू है डिस्कशन का। तो इंडिया को अभी क्या करना चाहिए कि जो इंटरनली इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है इंडिया हमारा, ठीक है ना, इंटरनली डिपेंडिंग है, क्योंकि अब आप देखिए जैसे कि आप अगर चाइना की बात करें तो चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इकोनॉमी जो है एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है, एक्सपोर्ट उसका बहुत ज़्यादा है। और चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज जो हैं इनका एक्सपोर्ट पर बैलेंस रहती है, ठीक है, इकोनॉमी। लेकिन अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जो है इंटरनली डिपेंड करती है, यानी कि ये जो बैलेंस बनाए रखता है वो इस वजह से बना रहता है क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन का मतलब है कि ये जो हमारा पॉपुलेशन की बहुतता के कारण जो है हमारा इंडिया जो है इंटरनली इकोनॉमी को स्टेबल रख पाता है। तो वैसे तो फिस्कल डेफिसिट आता है, यानी कि हमारा जो हमारी इनकम है उससे हमारा इंपोर्ट जो है ज़्यादा होता है, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। अगर आप फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि जब आपकी इनकम कम है, इनकम आपकी कम है और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा। और अगर ये वाइस वर्सा अपोजिट होता है, यानी कि इस इनकम अगर आपकी ज़्यादा है और आपके एक्सपेंडिचर जो है कम है, तो ये सरप्लस आ जाता है, ठीक है, फिस्कल सरप्लस बोला जाता है, जो कि अभी तक तो इंडिया में नहीं है। वेल फिस्कल डेफिसिट जो है इंडिया के बजट में आता है। तो अगर हम बात करें तो इंडिया को क्या करना चाहिए कि जो रिड्यूस टैक्स कट किए जाने चाहिए, ठीक है, टैक्स कट्स को रिड्यूस करना चाहिए। ऐसी स्कीम्स जो है इंडिया में लॉन्च करनी चाहिए जिससे कि क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल होते हैं उनके जो डायरेक्टली उनको फ़ायदा हो, उनको प्रॉफिट हो, जिसकी वजह से वो अगर उनके अकाउंट में पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपने डिमांड्स बढ़ाएंगे, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, हम लोग जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उनसे या फिर किसी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से अपना ऑयल खरीद पाएंगे और इससे क्या होगा, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रॉफिट होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा हमारे देश पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो बी हैप्पी, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हैं, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।